Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 8 August 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about Makkah Joint Defense Agreement. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो करंट न्यूज ये है कि सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और टर्की ये तीन सुन्नी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज ने आपस में एक जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है इन मक्का, सऊदी अरबिया। और इस पैक्ट को कहा जा रहा है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। दिस मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। Collective defense can be defined in one sentence as one for all for one। मतलब अगर इन तीनों देशों में से किसी एक के ऊपर भी अटैक होता है तो इट कैन बी अंडरस्टूड एज अटैक ऑन ऑल द थ्री एंड ऑल द थ्री में इन दैट केस रिटेलिएट बैक टुगेदर। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। ये जो मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और टर्की के बीच में, इसका सेंट्रल प्रिंसिपल ही है कलेक्टिव डिफेंस। ये एग्रीमेंट सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि तीनों देश के पास कुछ ना कुछ खासियत है। जैसे कि टर्की, इट हैज नाटो सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री आफ्टर यूएस। सऊदी अरबिया, इट इज वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर। इस कारण से इसका फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, प्लस उसका स्ट्रेटजिक इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा है बिकॉज इट्स अ सेंट्रल प्लेयर इन वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स। और पाकिस्तान के पास एक ही यूनिक चीज़ है इन तीनों देशों में, वो है कि इट इज़ अ न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। इनफैक्ट पाकिस्तान इज़ द ओनली न्यूक्लियर आर्म्ड मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। तो वैसे तो एक्सप्लिसिटली इस एग्रीमेंट में कहा नहीं गया है, लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का इस ग्रुप में या इस मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में होने का नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि एक लार्जर न्यूक्लियर अम्ब्रेला इन टर्म्स ऑफ डिफेंस में बी अवेलेबल फॉर सऊदी अरबिया एंड टर्की एज वेल। वैसे इट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड कि न्यूक्लियर वेपन में भी या न्यूक्लियर वेपन के थ्रू भी पाकिस्तान सपोर्ट करेगा सऊदी अरबिया को और टर्की को अगर उनके ऊपर कोई अटैक होता है, तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। बट तीनों देश, ऑल थ्री ब्रिंग समथिंग ऑन द टेबल एंड टुगेदर दे हैव क्रिएटेड एन अलायंस। और उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है जिसका बेसिस मैंने आपको बताया कलेक्टिव डिफेंस है। द आइडिया इज कलेक्टिव डिफेंस। तो आप कह सकते हैं कि जो मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है इन तीनों देशों के बीच में, कलेक्टिव डिफेंस तो है ही और कलेक्टिव डेटरेंस भी है। नाउ एडवर्सरीज के लिए एक डेटरेंस क्रिएट हो रहा है दैट इनको अटैक करने का मतलब है किसी एक को भी कि देयर माइट बी अ कंबाइंड रिटेलिएशन। भारत के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के? तो नेचुरल सी बात है कि पाकिस्तान का स्ट्रेटजिक पोजीशन थोड़ा स्ट्रेंथन हुआ है। भारत की जो पॉलिसी थी टू आइसोलेट पाकिस्तान, उसको थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है और पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक पोजीशनिंग मजबूत हुई है। क्लोजर डिफेंस कोऑर्डिनेशन विद सऊदी अरबिया एंड टर्की, इसने पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री स्टैंड्स को या लेवरेज को स्ट्रेंथन किया है। टर्की और पाकिस्तान का नेक्सस और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। ये भारत के लिए एक प्रॉब्लमेटिक नेक्सस है। रीजन बीइंग टर्की हैज़ बिन फ्रिक्वेंटली सपोर्टिंग पाकिस्तान ऑन द इशूज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इस कारण से टर्की के साथ भी भारत के कुछ सालों से हॉस्टाइल रिलेशंस हैं। जब से उनके प्रेसिडेंट, मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं अर्डोगन, वो हैं, वो अक्सर कुछ दिनों पे एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स रिलीज करते हैं और इस कारण से भारत और टर्की के रिलेशंस भी थोड़े ख़राब थे। और अब पाकिस्तान और टर्की का नेक्सस और मजबूत हो रहा है आफ्टर दिस मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। Stronger deterrence for Pakistan. So now this pact has increased the strategic cost of India's military action against Pakistan in future. अगर
ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई अगला ऑपरेशन हमें करना है तो उसका स्ट्रैटेजिक कॉस्ट ज़्यादा होगा. We will have to manage Saudi Arabia also. Our ties with Saudi Arabia may also get strained और कलेक्टिव रिटेलिएशन भी इन सम केस देखने को मिल सकता है. तो इस कारण से दिस मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट इज अ काइंड ऑफ चैलेंज फॉर इंडिया. बट इंडिया नीड नॉट टू बी ओवरली अलार्म्ड, ऐसा भी बताया गया है इस आर्टिकल में. रीजन बीइंग सऊदी अरबिया इन तीनों में जो एक महत्वपूर्ण इस मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में जो महत्वपूर्ण देश है सऊदी अरबिया, इट इज एन स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक अलाई ऑफ इंडिया. और ये जो एग्रीमेंट है ये इसमें रिपीटेडली कहा गया है कि इट इज ए डिफेंस ओरिएंटेड एग्रीमेंट. मतलब दीज थ्री कंट्रीज हैव कम टुगेदर इन ऑर्डर टू सपोर्ट ईच अदर फॉर डिफेंस, नॉट फॉर एनी रिटेलिएशन या अग्रेशन. तो इस कारण से इंडिया नीड नॉट टू बी unduly alarmed. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडिया ऑफिशियली मैप्स 27 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश. अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल लेसन्स पॉइंट ऑफ व्यू. भारत सरकार ने 27 अलग अलग लोकेशंस को इन अरुणाचल प्रदेश नया ऑफिशियल इंडियन नेम दिया है और इसको मार्क किया है ऑन द ऑफिशियल मैप ऑफ इंडिया. अलग अलग माउंटेन्स, पासेस या प्लेसेस को 27 अलग अलग इस तरह के लोकेशंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन नेम एंड हैज पुट इट ऑन ऑफिशियल मैप ऑफ इंडिया. अब ये एक्शन भारत सरकार का सिग्निफिकेंट क्यों है, इसमें क्या स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है? तो ये जो एक्शन है भारत सरकार का, इट असर्ट्स इंडियाज कार्टोग्राफिक सोवरेनिटी. देखिए अरुणाचल प्रदेश, खासकर ये जो नदर्न रीजन है अरुणाचल प्रदेश का, तवांग साइड वगैरह, दिस रीजन हैज बीन डिस्प्यूटेड बाय चाइना. चाइना क्लेम्स इट्स सोवरेनिटी ओवर दिस रीजन. क्योंकि ये जो तिब्बत एरिया है और हमारा भारत का अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, दोनों के बीच की ये जो बाउंड्री है इसको कहते हैं मैकमोहन लाइन. चाइना मैकमोहन लाइन की लीगैलिटी को डिस्प्यूट करता है और उसके बाद वो क्लेम करता है कि सम ऑफ द रीजन्स इन अरुणाचल प्रदेश बिलोंग्स टू चाइना. तो अब चाइना के इस इनडायरेक्ट टेरिटोरियल एक्सटेंशन अप्रोच को, ये सब तरीके कर करके चाइना अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करने की कोशिश करता है. और साथ ही साथ वो क्या करता है, बॉर्डर में विलेजेस सेटल कराता है अपने और बॉर्डर एरियाज के नाम बदलता रहता है. तो ये सब चाइना का जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन की टेंडेंसी है, एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी ऑफ चाइना, इन सब को काउंटर करने के लिए भारत का ये जो स्टेप है, इट शुड नॉट बी जस्ट सीन एज अ मियर नेमिंग ऑफ प्लेसेस बट रादर अ डीपर स्ट्रैटेजिक एक्शन टू काउंटर चाइनाज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी. एज आई टोल्ड यू कि चाइना ये जो बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में, इस बॉर्डर की लीगैलिटी को आइडेंटिफाई नहीं करता. इस बॉर्डर को कहा जाता है मैकमोहन लाइन और इस कारण से चाइना इस रीजन में अग्रेशन दिखाता है. थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं कि वाई चाइना डिस्प्यूट्स मैकमोहन लाइन्स लीगैलिटी. देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, मैकमोहन लाइन इज डिमार्केशन बिटवीन तिब्बत एंड अरुणाचल प्रदेश. अभी ये जो मैकमोहन लाइन है, इट वाज अग्रीड एज ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट जिसका नाम है सिमला कन्वेंशन, दैट वाज साइंड इन द ईयर 1914. सिमला कन्वेंशन वाज अग्रीड बिटवीन ब्रिटिश राज representing Indian side and तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव. तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स और ब्रिटिश इंडिया ने मिल करके ये मैकमोहन लाइन अग्री किया था. उस टाइम तक ये जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम है चाइना का, वो तो एग्जिस्टेंस में आया भी नहीं था. पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना केम इनटू बीइंग इन 1949 और उस टाइम तक तिब्बत पूरी तरह से एक ऑटोनोमस रीजन था. तिब्बत हैज बीन अक्वायर्ड बाय पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम लोग चाइना कहते हैं, इन 1959. तो तिब्बत वाज ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट और तिब्बत ने अपनी ऑटोनोमी या सोवरेनिटी को प्रैक्टिस करते हुए ब्रिटिश इंडिया के साथ मिलकर के एग्रीमेंट साइन किया, सिमला एग्रीमेंट,
शिमला कन्वेंशन 1914 में, और उसकी मदद से ये बाउंड्री डिमार्केशन हुआ। अब करेंट जो रिजीम है चाइना की, उसका कहना है कि तिब्बत was never autonomous, it was never completely sovereign, it always was part of China, and since this agreement, Simla Convention in 1914, was signed between Tibetan representatives and British India, but uh, uh, it did not had approval of China, the representatives of China, उनका अप्रूवल नहीं था शिमला कन्वेंशन के साइन होने के पीछे। ये तो बस दो रीजनल पावर्स ने, कम से कम चाइना के साइड से तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलकर के साइन किया, जिनके पास अथॉरिटी नहीं है इंटरनेशनल बाउंड्री डिमार्केट करने की, ऐसा मौजूदा चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है। इस कारण से चाइना करेंटली डिस्प्यूट्स लीगलिटी ऑफ मैकमोहन लाइन। सो ये एक आर्गुमेंट दे करके चाइना कि बेसिकली तिब्बत ने ये एग्रीमेंट साइन किया, तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स ने, और उनके पास वो अथॉरिटी नहीं थी, बिकॉज दे वर नॉट सोवरेन। जबकि एक बात है कि तिब्बत हैज बीन कैप्चर्ड बाय चाइना इन 1959, और ये एग्रीमेंट उसके पहले साइन हुआ है। बट फिर भी चाइना ये टैक्टिक्स अपना करके मैकमोहन लाइन की लीगलिटी को डिस्प्यूट करता है, और उसके बाद वो बॉर्डर रीजन्स के कई सारे टेरिटरीज को, जो भारत का हिस्सा है ऑफ कोर्स, उनको क्लेम करता है। कई सारे जो अरुणाचल के रेजिडेंट्स हैं, जब वो चाइना जाते हैं तो चाइना उनको वीजा देने से भी मना कर देता है, कहता है कि आप तो चाइना से ही आ रहे हैं, चाइना के अंदर, ऐसा वो कहता है, और इस कारण से आपको वीजा की क्या जरूरत है। और उन केस में उनको कुछ स्टेपल वीजा इस तरह से प्रोवाइड करता है वो, रादर देन प्रोवाइडिंग नॉर्मल वीजा। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about National Handloom Day and Handloom Sector in Assam. Important from our syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, कल का दिन 7 अगस्त भारत भर में हैंडलूम डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। भारत सरकार ने साल 2015 में अनाउंस किया कि इस दिन को हम लोग हैंडलूम डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे। 7 अगस्त का सिग्निफिकेंस ये है कि इसी दिन साल 1905 में, इन 1905, स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। तो इस दिन को, नेशनल हैंडलूम डे को सेलिब्रेट किया जाता है इन ऑर्डर टू ऑनर द हैंडलूम वीविंग कम्युनिटी ऑफ इंडिया। हैंडलूम सेक्टर की अगर हम बात करें भारत के अंदर, तो एज पर फोर्थ ऑल इंडिया हैंडलूम सेंसस कंडक्टेड इन 2019-20, हर 8 से 10 साल पे हैंडलूम सेंसस होता है भारत के अंदर। तो आखिरी सेंसस 2019-20 में हुआ, और उसमें पता लगा कि देयर आर अबाउट 31.45 लाख हैंडलूम हाउस होल्ड्स इन इंडिया। तो लगभग 31 लाख हैंडलूम हाउस होल्ड्स हैं, जिसमें लगभग 35 लाख हैंडलूम वीवर्स काम करते हैं। तो हैंडलूम में तो कोई मेजर इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता, और ना ही उसमें लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है किसी एक लोकेशन पे। तो जनरली एक हैंडलूम पे एक वीवर होता है। तो लगभग 31 लाख हाउस होल्ड हैंडलूम्स हैं, एंड देयर आर अबाउट 35 लाख हैंडलूम वीवर्स अक्रॉस द कंट्री। हैंडलूम वीवर्स में अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर विमेन, अप्रॉक्सीमेटली 72%। तो इस कारण से आप कह सकते हैं कि हैंडलूम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है टू इंश्योर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ विमेन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। हैंडलूम सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लेकर के आई हैं भारत सरकार अभी तक, उनको देखते हैं। एक मेजर कानून है हैंडलूम्स एक्ट ऑफ 1985। इसके अंतर्गत 11 स्पेसिफाइड टेक्सटाइल आर्टिकल्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर हैंडलूम प्रोडक्शन ओनली। 11 तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ हैंडलूम सेक्टर ही उनको प्रोड्यूस कर सकता है, पावर लूम नहीं कर सकता। 11 प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर दिया गया है फॉर हैंडलूम। यूनियन बजट जो इस साल लाया गया, साल 2026-27 का, इसमें हैंडलूम रिलेटेड दो मेजर अनाउंसमेंट्स हैं। नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम एंड महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन खादी एंड हैंडलूम सेक्टर इन इंडिया। इसके अलावा भारत सरकार की एक और इनिशिएटिव है नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत 200 हैंडलूम प्रोड्यूसर कंपनीज बनाई गई हैं,
ये हैंडलूम प्रोड्यूसर कंपनीज का काम है कि अलग अलग जो इंडिविजुअल हैंडलूम हाउसहोल्ड्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करे और मार्केट में उनको बेचे, ताकि उनकी मार्केटेबिलिटी बढ़े हैंडलूम प्रोडक्ट्स की। अदरवाइज हैंडलूम प्रोडक्ट्स में जनरली लोग क्या करते हैं, खुद प्रोड्यूस करते खुद ही कंज्यूम करते हैं। सस्टेन सस्टेनेंस लेवल पे हैंडलूम प्रैक्टिस हो रहा है, ना कि उसकी कॉमर्शलाइजेशन हो रही है। बट ये हैंडलूम प्रोड्यूसर कंपनीज हैव हेल्प्ड इन कॉमर्शलाइजेशन ऑफ हैंडलूम प्रोडक्ट्स। वीवर मुद्रा स्कीम, जिसमें हैंडलूम सेक्टर को कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाता है फॉर 3 इयर्स, ताकि वो थोड़ा और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर पाए। रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम एक लेकर के आई थी भारत सरकार इन ऑर्डर टू सपोर्ट हैंडलूम सेक्टर ऑफ इंडिया। अगर असम के अंदर बात करें हैंडलूम सेक्टर की, तो पूरे भारत भर में लगभग 31 लाख हैंडलूम हाउस होल्ड्स हैं और 35 लाख हैंडलूम वीवर्स हैं, राइट। उसमें से अकेले 12 लाख हैंडलूम वीवर्स आर फ्रॉम असम ओनली एज पर 4th हैंडलूम सेंसस रिपोर्ट। मतलब 1/3 से भी ज्यादा हैंडलूम वीवर्स जो हैं वो असम में है। असम के अंदर हैंडलूम सेक्टर इज सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर। हैंडलूम सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने कई इनिशिएटिव्स लाए हैं। डिस्पाइट दैट देयर आर सेवरल चैलेंजेस फेस्ड बाय हैंडलूम सेक्टर अक्रॉस असम इंक्लूडिंग अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग असम। जैसे कुछ पॉइंट्स हम देखें जो चैलेंजेस के तौर पे उभर करके आए हैं हैंडलूम सेक्टर के लिए, तो वो है वीक लीगल प्रोविजन। जैसे ये हमने कानून की बात की, हैंडलूम एक्ट ऑफ 1985, इसमें 11 प्रोडक्ट्स हैंडलूम सेक्टर के लिए रिजर्व किए गए हैं। बट अर्लियर देयर यूज टू बी 22 प्रोडक्ट्स, उनको धीरे धीरे घटाया जा रहा है। तो दैट इज अ कंसर्न। प्रोडक्शन कॉस्ट इज राइजिंग, क्योंकि हैंडलूम में इट्स हाईली लेबर इंटेंसिव, मतलब इसमें एनर्जी कंजम्पशन, पावर का ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो है नहीं, या बिल्कुल ही नहीं है। तो इसमें ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा लगता है, इस कारण से जनरली प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा रहता है। प्लस उसमें लार्जर स्केल पे एक साथ प्रोडक्शन तो होता नहीं है, फ्रैगमेंटेड तरीके से प्रोडक्शन होता है। तो स्केल ऑफ इकोनॉमीज ऑल्सो डू नॉट वर्क इन फेवर ऑफ हैंडलूम सेक्टर, लीडिंग टू हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। और काउंटर फीटिंग एंड इमिटेशन का भी प्रॉब्लम रहता है। कई सारे पावर लूम प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्लेम करते हैं कि वो हैंडलूम प्रोडक्ट हैं, और ऊपर ऊपर से वो इस तरीके से टेक्सचर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि लगता है कि वो हैंडलूम प्रोडक्ट है। तो ये काउंटर फीटिंग की समस्या है। हैंडलूम सेक्टर असम के अंदर इतना प्रोमिनेंट है कि व्हेन महात्मा गांधी विजिटेड असम एंड ही सॉ द प्रोमिनेंस ऑफ हैंडलूम सेक्टर इन असम, देन ही सेड दैट असमीज वुमेन वीव ड्रीम्स ऑन देयर लूम्स। सो हैंडलूम सेक्टर का कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है असम के अंदर, अपार्ट फ्रॉम सपोर्टिंग विमेन एम्पावरमेंट। अब लिमिटेड मार्केट एक्सेस, हम हैंडलूम सेक्टर की प्रॉब्लम्स देख रहे थे, तो ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं हैंडलूम सेक्टर में। आपको जैसे मैंने कहा कि मार्केट कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं है, तो प्रोडक्ट्स बनाने के बाद ज़्यादातर हाउस होल्ड में ही कंज्यूम होता है, उसका कॉमर्शलाइजेशन नहीं होता है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, क्योंकि मार्केट से कनेक्टिविटी नहीं है, तो मार्केट डिमांड के हिसाब से नए नए प्रोडक्ट्स नहीं बनाते। एंड ऑफ कोर्स कंपटीशन फ्रॉम पावर लूम, क्योंकि पावर लूम्स मेक चीपर प्रोडक्ट। तो हैंडलूम सेक्टर को रिवाइव करने के लिए क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? बेहतर टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रॉपर टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल्स, ताकि हैंडलूम की काउंटर फिटिंग ना हो। प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म थोड़ी सी दी जा सकती है, इसे एमएसपी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, हैंडलूम प्रोडक्ट्स के लिए भी इस तरीके का प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म हो सकता है। असम के अंदर हैंडलूम सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव लेकर के आई है असम सरकार, जैसे स्वनिर्भर नारी इनिशिएटिव। हैंडलूम सेक्टर से सीधा सीधा टेक्सटाइल्स प्रोक्योर किए जाते हैं, अपैरल्स प्रोक्योर किए जाते हैं फॉर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में अक्सर आप देखते हैं गमोसा दिया जाता है एज ए मार्क ऑफ ऑनर। तो वो भारत सरकार, असम सरकार ने फैसला किया है कि स्वनिर्भर नारी इनिशिएटिव के अंतर्गत इट विल बी डायरेक्टली प्रोक्योर्ड फ्रॉम द हैंडलूम वीवर्स। इससे लगभग 5 लाख फीमेल वीवर्स अक्रॉस द स्टेट को सीधा सीधा फायदा होता है, उनकी इनकम ऑगमेंटेशन होती है। जीआई टैग फॉर गमोसा, गवर्नमेंट रेगुलरली अर्ज पीपल टू बाई हैंडलूम गमोसा ओनली। स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैंडलूम एक्ट ऑफ 1985 की जो 11 प्रोडक्ट्स रिजर्व हैं उनका कम से कम स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो। एंड स्पेशल ट्रेडमार्क हैज बीन गिवन टू सुआल कुची सिल्क।
सुआलकुची has been designated as हैंडलूम हेरिटेज विलेज ऑफ असम और सुआलकुची सिल्क को स्पेशल ट्रेडमार्क भी दिया है असम सरकार ने। इस टॉपिक के बेसिस पे पुलिस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेल से पूछा जा सकता है रिगार्डिंग हैंडलूम सेक्टर एंड इट्स सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस इन असम। Next topic is about slender-billed vultures released in the wild in Assam. Important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. तो 5 captive slender-billed vultures have been released into wild in Assam. ये significant इसलिए है because this is for the first time that slender-billed vultures have been released in the wild after breeding इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया भर में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्लेंडर बिल्ड वर्चुअल्स को ब्रीडिंग करा करके उनको फिर वाइल्ड में रिलीज किया गया है। स्लेंडर बिल्ड वर्चर्स, 5 ये स्लेंडर बिल्ड वर्चर्स, दे वर ब्रेड इन कैप्टिविटी बाय बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS। ये इन्वायरमेंट फील्ड में काम करने वाली एक सिविल सोसाइटी है, इनफैक्ट भारत की ये सबसे पुरानी NGO मानी जाती है। उसके कंजर्वेशन फैसिलिटी इन असम, वहां पे 5 सिलेंडर बिल्ड वल्चर्स को ब्रीड किया गया। लेटर ऑन दे वर शिफ्टेड टू वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर एट रानी नियर गुवाहाटी फॉर अबाउट 3 months ऑफ एक्लेमेटाइजेशन। उसके बाद उनको रिलीज कर दिया गया इन द वाइल्ड। सिलेंडर बिल्ड वल्चर्स की बात करें तो IUCN में दे हैव बीन कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। भारत में इतने तरीके के वल्चर्स, लगभग 9 तरीके के वल्चर्स मिलते हैं, उनमें से 4 जो हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। व्हाइट रम्ड वल्चर, सिलेंडर बिल्ड वल्चर्स, इंडियन वल्चर्स एंड रेड हेडेड वल्चर। इस टॉपिक के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बायोगैस संबंधित जो हमारा प्रश्न था उसका आंसर देखते हैं। प्रोड्यूस थ्रू एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज ट्रू। मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, दिस इज रॉन्ग। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। After purification, biogas can be used for transport fuel, that is true, and agriculture residue and cattle dung can be used as feedstock, that is also correct. Govardhan scheme compressed biogas production के लिए and circular economy के लिए, that is true, but it is being implemented by Ministry of Petroleum and Natural Gas, not by Ministry of New and Renewable Energy. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। Seeks to mobilize private investment and reduce India's dependence on imported natural gas, that is true. चौथा स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि कंप्रेस्ड बायोगैस ऑब्लिगेशन 5% का है ब्लेंडिंग का विद CNG एंड PNG बाय 28-29, ना कि 10% का। तो करेक्ट आंसर विल बी 1 and 3 ओनली। आसान वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व पूछा, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? तो आसान वेटलैंड इज इन उत्तराखंड नॉट हिमाचल प्रदेश, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसको 2020 में रामसार साइट बनाया गया था। तीसरा स्टेटमेंट फिर से गलत है कि 10 किलोमीटर बफर फॉर एवरी रामसार साइट, a mandatory 10 kilometer buffer for every Ramsar site. I think this statement should also be correct. तो आसान तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन ये मैंडेटरी वर्ड के कारण अगर हमें इसमें रॉन्ग करना ही है तो 10 किलोमीटर का एकदम मैंडेटरी वर्ड के कारण हम लोग इसको गलत मान सकते हैं। लेकिन आई थिंक दिस स्टेटमेंट शुड ऑल्सो बी मार्क करेक्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो रिसेंटली कहा है ना। अच्छा, प्लीज लेट अस रीड इट वंस अगेन। द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017, इस रूल में तो कुछ भी नहीं कहा गया ना मैंडेटरी 10 किलोमीटर बफर का, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कहा गया है ना। तो इस रूल में तो ऐसा कुछ भी मैंडेटरी बफर की बात नहीं की गई। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग एंड करेक्ट आंसर विल बी 1 and 3 ओनली। Eco sensitive zones are notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, that is true, under Environment Protection Act. ESZ must uniformly extend to 10 km from the boundary of national park. This statement is wrong. 10 किलोमीटर वाला नॉर्म जो है वो मैंडेटरी एकदम यूनिफॉर्म नहीं है। मैंने ये स्टेटमेंट सोच रहा था इसको इवेल्युएट करते वक्त। तो ESZ के केस में 10 किलोमीटर का जो नॉर्म है वो मैंडेटरी नहीं है, दैट यू नो। वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। Merchant discount rate charged to a merchant by the bank for accepting payment from his customers, and taxation and other amendment bill, इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, द बिल प्रोपोजेस टू अमेंड पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, दैट इज ट्रू।
The passage of the bill will automatically impose service charge on UPI transactions in India. This is wrong. अभी सरकार के पास पावर आएगा कि थ्रू वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और यूपीआई चार्जेस पे कुछ यूपीआई ट्रांजैक्शन पे कुछ चार्जेस लगाए, बट ऑटोमेटिकली इस बिल के कारण अप्लाई होगा चार्जेस. दैट इज नॉट ट्रू. Non-banking financial companies cannot accept demand deposit. That is true. All non-banking financial companies have to be registered with RBI. Not necessarily. NBFCs form part of payment and settlement system and can issue check on itself. That is wrong. तो तीसरा स्टेटमेंट गलत होते ही अब करेक्ट आंसर होगा या तो ए या सी, और पहला स्टेटमेंट तो सही है, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ए. That's all from our side for today. Thanks for watching.